दोस्तों मैंने आईफोन 13 सितंबर के अंदर परचेज किया था और अभी नवंबर चल रहा है। तो टेक्निकली मुझे 3 महीने हो चुके हैं इस आईफोन को यूज़ करते हुए और आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से अपना कंप्लीट एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करूंगा। देखिए, रिव्यू में आगे बढ़ने से पहले जो मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा वो है क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर। अब जो आईफोन 13 है ये एक नॉन प्रो मॉडल है, तो ये मेड इन इंडिया आईफोन है। यानी कि अगर आप कोई भी आईफोन ऐसा परचेज कर रहे हो जो कि प्रो सीरीज का नहीं है तो वो मेड इन इंडिया होगा, चाहे वो आईफोन 11 हो, 12 हो या फिर 13। पहले के टाइम में आईफोन 11 भी मेड इन चाइना आता था, पर फिर बाद में वो इंडिया के अंदर ही बनने लग गया। तो देखिए, प्रॉब्लम ये है कि जितने भी मेड इन इंडिया आईफोन हैं उनके अंदर क्वालिटी कंट्रोल का कुछ ना कुछ इशू जरूर है। जो एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इंडिया के अंदर, उसके ऊपर उनका कंप्लीट क्वालिटी कंट्रोल नहीं है और आपको कुछ ना कुछ कमियां देखने के लिए मिल सकती हैं। जैसे कि आईफोन 12 सीरीज के अंदर क्या हुआ था, काफ़ी सारे लोगों के आईफोन के अंदर फ्रेम और स्क्रीन के बीच में एक गैप था जो कि बाहर के आईफोन्स में नहीं था, पर मेड इन इंडिया आईफोन्स के अंदर स्पेसिफिकली था। अगर मैं बात करूं आईफोन 13 सीरीज की, तो ये भी मेड इन इंडिया है और काफ़ी सारे आईफोन 13 यूजर्स ने जब इस फ़ोन को परचेज़ किया तो उनको फ़ोन के ऊपर कुछ माइनर स्क्रैचेस या डेंट देखने के लिए मिले। देखिए, पर्सनली मैंने आईफोन 13 को फ्लिपकार्ट से परचेज़ किया था और यहाँ पर जितनी गलती फ्लिपकार्ट की है उतनी एप्पल की भी है। एप्पल को अपने क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर ध्यान रखना चाहिए और ये जो छोटे छोटे माइनर स्क्रैचेस और डेंट्स हैं इनको इम्प्रूव करना चाहिए। जो क्वालिटी कंट्रोल है एप्पल का इंडिया के अंदर वो अभी बहुत ज़्यादा बेकार है। अब देखिए, मेक इन इंडिया को मैं भी सपोर्ट करता हूँ, पर जो मेड इन इंडिया आईफोन्स हैं उनके अंदर आपको प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकती है। और ये मैंने काफ़ी सारे यूजर से जब बात करी तो उन्होंने भी कुछ सिमिलर इश्यूज फेस किए। तो डेफिनेटली ये जो प्रॉब्लम है ये यूनिवर्सल है और इस चीज़ को कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। जो बाकी आईफोन्स हैं जैसे कि मेड इन चाइना, मेड इन यूएस या मेड इन हांगकांग, उनके अंदर ये प्रॉब्लम नहीं है। पर्सनली अभी मैं आईफोन 11 को यूज़ कर रहा हूँ और ये मेड इन चाइना आईफोन है। जब मैंने ये परचेज़ किया था तो इंडिया के अंदर इसका प्रोडक्शन चालू नहीं हुआ था और ये मेड इन चाइना था, पर इसके अंदर एक भी क्वालिटी कंट्रोल का इशू नहीं है। अभी तक आईफोन एकदम बढ़िया चल रहा है और एकदम परफेक्ट कंडीशन के अंदर ही मुझे आईफोन रिसीव हुआ था जब मैंने इसको अनबॉक्स किया था। अब देखिए, आईफोन 13 आपको 2022 के अंदर परचेज करना है या फिर नहीं, ये इसके प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है। आईफोन 13 का जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग है। अगर आप इस रिव्यू को देख रहे हो और इसको देखने के बाद आप 65,000 रुपये का आईफोन 13 परचेज करते हो तो उस चीज़ का कोई भी सेंस नहीं है। ये जो रिव्यू है इसे देखने के बाद भी आपका जो परचेज डिसीजन है वो काफ़ी कंफ्यूजिंग होने वाला है। ये चीज़ मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ। इसके पीछे रीज़न बहुत ज़्यादा सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल, कभी आईफोन 13 आपको 50,000 में देखने के लिए मिलेगा, कभी 60,000 में या कभी 65,000 में। तो जो फ़ोन के स्पेक्स हैं और जो फीचर्स हैं वो इस चीज़ पर डिपेंड करते हैं कि आपने इसको किस प्राइस के ऊपर परचेज़ किया। आईफोन 13 एक बहुत ही ओवर प्राइज्ड आईफोन है। अगर आप इसको 65,000 रुपीज़ में परचेज़ करते हो तो ये बिल्कुल भी वर्थ नहीं है, पर अगर आप इसको 55 या बिलो 50 भी परचेज़ कर लेते हो तो फिर ये वर्थ बिल्कुल होगा। तो ये आप पर डिपेंड करता है आप इसको किस प्राइस के ऊपर परचेज़ कर पाते हो और उसी हिसाब से ये आपके लिए वैल्यूएबल साबित होगा। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा आईफोन 13 के डिस्प्ले के बारे में। तो आईफोन 13 के अंदर एक ओलेड पैनल आता है और इस चीज़ को मैंने पर्सनली बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया। मैंने आईफोन 11 से इसके ऊपर शिफ्ट किया था और आईफोन 11 की डिस्प्ले क्लैरिटी इतनी अच्छी थी कि मैंने आईफोन 13 में नोटिस ही नहीं किया कि इसके अंदर ओलेड है। इसको मैं तभी नोटिस कर पाया जब दोनों स्क्रीन के ऊपर कुछ ब्लैक कंटेंट आया, क्योंकि जब ब्लैक कंटेंट आता है तो ओलेड स्क्रीन के अंदर पिक्सल्स डेड हो जाते हैं। तो उस चीज़ को आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, पर उसके अलावा कोई भी डिफरेंस नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो कि ओलेड स्क्रीन के अंदर बहुत ज़्यादा सैचुरेशन होगी या बहुत ज़्यादा पंचीनेस होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आईफोन 13 का भी जो ओलेड पैनल है ये बहुत ज़्यादा सटल है और आंखों में इसके कलर्स चुभते नहीं हैं। इसके कलर्स बहुत ज़्यादा नेचुरल हैं और इसके साथ में आप लोग ट्रू टोन डिस्प्ले को भी इनेबल कर सकते हो। उसके हिसाब से जो कलर्स हैं वो अपने आप अडेप्टिव होते रहेंगे। तो आईफोन 13 के जो स्क्रीन के कलर्स हैं वो मुझे काफ़ी पसंद आए। हालांकि जो डिस्प्ले है वो सिर्फ 60 हर्ट्ज़ की है और 2022 के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हमको एटलीस्ट 90 हर्ट्ज़ मिलना चाहिए था, पर iOS की ऑप्टिमाइजेशन और स्क्रीन स्मूथनेस के साथ आपको रिफ्रेश रेट का फ़र्क बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। डिस्प्ले के जो व्यूइंग एंगल्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं और ब्राइटनेस भी काफ़ी अच्छी है। जब मैंने आईफोन 11 से इसके ऊपर शिफ्ट किया तो जो बेजल्स हैं वो मुझे यहाँ पर काफ़ी अच्छे लगे, क्योंकि बेजल्स की थिकनेस को काफ़ी कम किया गया है। पर अगर आप एक ऐसे एंड्रॉयड स्मार्टफोन से शिफ्ट कर रहे हो जिसके अंदर टीयर ड्रॉप था या फिर पंच होल था, तो आपको जो है नॉच है वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक हिंड्रेंस बन जाएगा। पर आप उसको 5 से 10 दिनों तक नोटिस करोगे, उसके बाद वो कंप्लीटली इग्नोरेबल है। तो डिस्प्ले के मामले में तो आईफोन 13 से मुझे कोई भी शिकायत नहीं है। अब देखिए, अगर मैं बात करूं बैटरी डिपार्टमेंट की, तो आईफोन 13 का बैटरी बैकअप बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आपको 7 से 8 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम आराम से देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि मेरे हिसाब से प्रेफरेबल है।
अगर आपको 7 से 8 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम कोई भी स्मार्टफोन निकाल के दे पा रहा है तो मेरे हिसाब से आपको इससे ज़्यादा की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा लाइट यूज़र हो तो हो सकता है आपको 8 से 9 घंटे का भी स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाए। मैंने इसको अपने आईपैड के 20 वॉट वाले चार्जर से चार्ज किया और जो चार्जिंग टाइम है वो भी ठीक ठाक है और जो यूजेबल टाइम है वो भी ठीक ठाक है, तो इससे मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। चार्जिंग के टाइम पर आईफोन बिल्कुल भी हीट नहीं होता। अब आईफोन 13 के अंदर एक फीचर आता है मैगसेफ। मैंने आज तक इसको कभी भी यूज़ नहीं किया, ये बिल्कुल गिमिक फीचर है। अगर आप मैगसेफ की चार्जर या एक्सेसरीज परचेज भी कर लोगे तो आप उसको शौक में 1 से 2 दिन यूज़ करोगे, उसके बाद आपको बिल्कुल भी यूजेबल नहीं लगेगा। सिंपल तार कनेक्ट करो और आईफोन चार्ज करो, बेस्ट तरीका है और काफ़ी अच्छे से काम करता है। तो बैटरी डिपार्टमेंट के अंदर आईफोन 13 आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करने वाला। 7 से 8 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम आपका कहीं भी नहीं गया। देखिए, अगर आप एक आईफोन परचेज कर रहे हो तो आईफोन के अंदर ओवर हीटिंग का इशू होता ही होता है। मेरे आईफोन 13 के अंदर भी ओवर हीटिंग होती है और मेरे आईफोन 11 के अंदर भी होती थी। अब ये आपके यूजेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आप ओवर हीटिंग को कहाँ पर फेस करोगे। जैसे कुछ लोगों को गेम खेलते वक्त ओवर हीटिंग फेस होती है और कुछ लोगों को वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त। फॉर एग्जाम्पल, मेरे आईफोन 13 में गेमिंग के टाइम पे बिल्कुल भी ओवर हीटिंग नहीं होती, पर अगर मैं 4K 60 FPS में वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ तो मुझे थोड़ी ओवर हीटिंग फील होती है और वो भी मैनेजेबल है। अगर मैं बात करूँ कैमरा की तो मैं एक तरीके से बोलूँगा कि मैं इससे डिससेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि जिस प्राइस पॉइंट के ऊपर ये आईफोन आ रहा है वहाँ पर इसके कैमरा की ऑप्टिमाइजेशन तो काफ़ी अच्छी है, पर जो कैमरा है ना उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको टेलीफोटो लेंस देखने के लिए नहीं मिलता, और जब आप इतना महंगा आईफोन ले रहे हो तो आपको एटलीस्ट एक टेलीफोटो लेंस देना चाहिए। टेलीफोटो लेंस बहुत ही ज़्यादा काम का होता है, उससे पोर्ट्रेट्स भी अच्छे आते हैं और जूम कैपेबिलिटी भी आपको देखने के लिए मिलती है, और आईफोन 13 के अंदर टेलीफोटो लेंस नहीं है। मैंने आईफोन 11 से इसके ऊपर शिफ्ट किया था और आईफोन 11 में भी टेलीफोटो लेंस नहीं था, पर उसको मैंने 2019 के अंदर परचेज किया था। और 2022 के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आपके फ़ोन में टेलीफोटो लेंस जरूर होना चाहिए। ये बहुत ही कमाल का फीचर होता है। मैक्रो लेंस वगैरह ये सारी चीज़ें फालतू की हैं, अगर आपको ना भी मिले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपको टेलीफोटो लेंस जरूर मिलना चाहिए। और पर्सनली मैं टेलीफोटो लेंस को वाइड लेंस से ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि टेलीफोटो लेंस की जो पोर्ट्रेट में एज डिटेक्शन होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। अब इसके अंदर आपको 3 कैमरे देखने के लिए मिलते हैं और तीनों के तीनों 12 मेगापिक्सल के हैं, 2 पीछे की साइड और एक सेल्फी कैमरा। तीनों कैमरा के अंदर आपको नाइट मोड देखने के लिए मिलेगा। सबसे अच्छा इंप्रूवमेंट मुझे नाइट मोड के अंदर ही लगा। अल्ट्रा वाइड लेंस के अंदर भी आपको नाइट मोड प्रोवाइड किया गया है। देखिए, अगर मैं इसको अपने आईफोन 11 से कंपेयर करूं तो उसके कंपैरिजन में कैमरा में ज़्यादा ह्यूज अपग्रेड नहीं है, इसलिए मैं इसके कैमरा से डिससेटिस्फाइड हूँ। अगर आप नॉर्मल डे लाइट के अंदर फोटोज क्लिक करते हो तो आप डिफ्रेंशिएट भी नहीं कर सकते। जैसे ही लाइट कम होगी तब आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे, पर नॉर्मल डे लाइट कंडीशंस के अंदर डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इसकी फोटोज बेकार हैं, फोटोज काफ़ी अच्छी हैं, वीडियो क्वालिटी भी अच्छी है, पर ऐसा एकदम कोई मेजर अपग्रेड नहीं है। काफ़ी अच्छा कैमरा है पर नथिंग यूनिक। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसके अंदर आपको सिनेमैटिक मोड देखने के लिए मिलता है जो कि वन ऑफ द बेस्ट है। किसी भी एंड्रॉइड स्मार्टफोन के अंदर आपको ऐसा सिनेमैटिक मोड देखने के लिए नहीं मिलेगा, तो इस चीज़ से तो मैं कंप्लीटली सेटिस्फाइड हूँ। पर सिनेमैटिक मोड एक ऐसी चीज़ है जिसको कि हम लोग बहुत कम यूज़ करने वाले हैं, और बहुत कम परसेंटेज के वो यूज़र्स हैं जो कि सिनेमैटिक मोड को अपनी डेली लाइफ में यूज़ करेंगे। परफॉर्मेंस वाइज तो देखो, आईफोन हमेशा अपनी स्पीड और स्नैपीनेस के कारण जाने जाते हैं। आईफोन 13 के अंदर आपको A15 बायोनिक चिपसेट देखने के लिए मिलता है जो कि बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। अभी मैं आईफोन 11 यूज़ करता हूँ और 2022 के अंदर भी मुझे इसकी स्पीड स्लो नहीं लगती। उसके अंदर A13 बायोनिक चिप है, और जब मैंने उससे आईफोन 13 के ऊपर अपग्रेड किया तो मुझे स्पीड में कुछ डिफरेंस पता ही नहीं चला, क्योंकि आईफोन के प्रोसेसर ऑलरेडी इतने फास्ट होते हैं कि इनके बारे में कुछ बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप हैवी से हैवी गेम इसके ऊपर प्ले कर सकते हो, जैसे कि जिनशिन इम्पैक्ट या फिर एसफेल्ट 9, फिर भी आपको कोई भी लैग या फ्रेम ड्रॉप देखने के लिए नहीं मिलेगा। परफॉर्मेंस इसकी एकदम मक्खन है, आपको कहीं पर भी कोई भी इशू नहीं आएगा, इस चीज़ की मैं गारंटी दे सकता हूँ। और आज से 5 साल बाद भी अगर आप इस आईफोन को यूज़ करोगे ना तो फिर भी आपको इसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल ही ऐसे ही फील होने वाली है। तो परफॉर्मेंस से तो मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ, और जो भी इंसान आईफोन परचेज करता है उसके मन में कभी भी परफॉर्मेंस के लिए डाउट नहीं होता। उसको पता होता है कि अगर मैं आईफोन परचेज कर रहा हूँ तो परफॉर्मेंस तो मुझे नेक्स्ट लेवल मिलने वाली है। देखो, अगर मैं आपको सच सच बताऊं तो एप्पल का हर एक आईफोन ओवरप्राइज्ड होता है, और आईफोन 13 भी ओवरप्राइज्ड है। अब आप इसको अगर 50,000 से नीचे परचेज कर लेते हो तो वो आपके लिए बहुत ही बढ़िया डील होगी, फिर मैं इस डिवाइस को बिल्कुल रिकमेंड करूंगा। 55 तक भी अगर आप जाते हो तो भी ये बुरी डील नहीं है, पर अगर आप इसको ओवर 60,000 परचेज करते हो तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर आप इस रिव्यू को देख रहे हो, जहाँ तक आप आ चुके हो, आपको सारी चीज़ें इस आईफोन की अच्छी लगी, पर फिर भी मैं आपसे यही बोलूँगा कि 60,000 से ऊपर आप मत जाइएगा, आपका पैसा वेस्ट जाएगा।
ये आईफोन बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस्ड है। अगर आप इसको 55 या 50K के अंदर परचेस करते हो तो डेफिनेटली ये एक रिकमेंडेड स्मार्टफोन है। उसके लिए आप अगली सेल का वेट कर सकते हो, वरना आप इस आईफोन को स्किप कर सकते हो। इसके अंदर आपको कोई ह्यूज अपग्रेड देखने के लिए नहीं मिलेगा अगर आप आईफोन 11 या 12 से शिफ्ट करना चाह रहे हो। अगर आपके पास आईफोन 11 से पुराना कोई आईफोन है तो डेफिनेटली आप इसके ऊपर शिफ्ट कर सकते हो, फिर आपको एक मेजर अपग्रेड मिलेगा। पर आईफोन XR 11, 12, 13 और 14 ये आईफोन्स काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं और इनके अंदर कुछ मिनिमल चेंजेस करके हर साल एक नया मॉडल निकाल दिया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे टेकी, स्टे कनेक्टेड।